जय हिंद। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल सेट बनाने से रिजल्ट हो जाएगा क्या? तो देखिएगा, बात सिंपल सी है। आप 1,000 या 2,000 या 5,000 या 50,000 सेट केवल काहे नहीं लगा लीजिए, कुछ फायदा नहीं होने जाना है। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक कुछ फायदा नहीं होने जाना है। क्योंकि आपको कंसेप्ट, जैसे में आपने ये फलना सेट क्वेश्चन में ये वाला बनाया और फिर अगले क्वेश्चन में कुछ और पलट करके दे दिया वही टॉपिक से, तब आप क्या कीजिएगा, मुंह लटका लीजिएगा ना। और कई बच्चे ऐसे करते हैं ना कि जानते हैं, जैसे में वीडियो किसी टीचर का स्टार्ट कर लेते हैं और चुपचाप बैठ करके देखते रहते हैं, ना लिखना है ना कुछ करना है, ठीक सिर्फ चुपचाप बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा देखते हैं। आप आइंस्टीन के दामाद हो क्या? ना आप ही बताइएगा, आइंस्टीन का दामाद हो कि एक बार देखा हो आपको सब याद हो गया? तो ऐसा तो है नहीं। और आप कई कई बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम में देख लेंगे, तो हाँ, एग्जाम भी आपको देख ही लेता है, अच्छे तरीके से देखता है वहां पे। समझ में आ गया ना? तो देखिए, जो आप नहीं जानते हैं ना, तो उसको आप कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है, वरना तैयारी करने वाले तो बहुत लड़के हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरा तो कहना है, बाकी समझना और नहीं समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो समझिएगा कि नहीं समझिएगा। ठीक है, देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि आज का कोटेशनल क्या है। मोटिवेशनल कोट क्या है कि अपनी ताकत पर विश्वास करो और उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती है। तो बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए, खुद पर विश्वास कीजिए, आपका मेहनत किया हुआ एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान पर विश्वास कीजिए, किसी के साथ वो नाइंसाफी नहीं करते हैं, बस इस बात को देखिए, ध्यान रखिएगा, किसी के साथ नहीं करते हैं। आपने अगर मेहनत किया है तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा, देर या सवेर लेकिन जरूर मिलेगा। ठीक है? कैसे वो किसी इंसान के साथ में बेईमानी कर सकते हैं? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नाइंसाफी नहीं करेंगे। आगे देखिए। तो देखिएगा, अब यही क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं तरीके से, अगर केवल आंसर को टिक लगा देंगे तो क्या आपको लगता है कि अभी यहाँ पे ये दिया, जैसे में H2SO4 का एटमोसिटी पूछा है, हम बोल रहे हैं कि H2O का एटमोसिटी क्या होता है, तब क्या कीजिएगा। हमने बोल दिया कि अमोनिया का एटमोसिटी क्या होता है, तब क्या कीजिएगा। लग जाएगा ना, खेला हो तो हो जाएगा। तो बढ़िया से पढ़िएगा लाला। समझ में आया ना? और फिर बोल दिए हम, देखिए C6H12O6 का एटमोसिटी क्या होता है, तब का कीजिएगा। तो चीजों को पहले समझ जाइए, उसके बाद आपको धजिया उड़ा कर रख दीजिएगा। ठीक है? अब देखिएगा, हाँ, और जो बच्चे पढ़े हुए थे उनको तो बहुत फायदा होगा कि फास्ट रिवीजन हो जाएगा उनको। एटमोसिटी की बात कर देते हैं, तो इसका हिंदी क्या होता है, तो कि परमाणुकता इसका हिंदी होता है। अब ये परमाणुकता क्या होता है भाई, बात को हम समझाते हैं। तो कुछ समझाते हैं कि किसी तत्व अथवा यौगिक के, किसी तत्व अथवा क्या, यौगिक के, किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में, एक अणु के निर्माण में, एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या, निर्माण में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक का परमाणुकता कहलाता है। उस तत्व अथवा यौगिक का, ठीक है, उस तत्व अथवा यौगिक का क्या कहलाता है, तो कहे कि परमाणुकता कहलाता है। अभी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, हम समझाते हैं। परमाणुकता कहलाता है, अभी हम समझाते हैं कि क्या होता है इसे। जैसे में कि कोई क्या बोल, जैसे में अभी आपको हमने बोला कि ये H क्या है, केवल H, तो ये केवल H क्या है, तो कहे कि ये है आपका परमाणु। अगर यही चीज को हमने लिख दिया कि H2 क्या है, तो ये हो गया क्या, अणु हो गया। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे में देखिए, अगर कोई चीज है जिसमें क्या हो, देखिएगा, परमाणु से मिलकर के क्या बनते हैं, परमाणु से मिलकर के क्या बनेंगे, तो कहे कि अणु बनेंगे। और अणु से ही आपको क्या बनता है, कोई तत्व। और कोई तत्व जब एक से ज्यादा तत्व मिलता है तब भी क्या बनता है, तब आपको कंपाउंड बनता है। ऐसे होता है ना, तो कहे कि हाँ ऐसे ही होता है। तब देखिएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था तो परमाणु, और 2 हाइड्रोजन हो गया तब क्या हो गया, अणु हो गया। और ये अणु से मिलकर के आपको कोई तत्व बनेंगे, और कोई तत्व से मिलकर के फिर उसको बाद में क्या हो, कंपाउंड बनेंगे। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंपाउंड कर लीजिए, यहाँ पे, ठीक है, तत्व या कंपाउंड। समझ में आ गया? अब देखिएगा, इस चीज को हम समझते हैं, इसको हम मिटाते हैं, अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिएगा, इसको समझने के लिए, जैसे मैं हमने यहाँ तो समझ गया, अभी इसको समझते हैं। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या, यानी कितना परमाणु उसमें जो यूज हुआ है वही पूछा गया है। तो देखिएगा, अभी हमने बताया कि ये सब क्या है, परमाणु है। देखिएगा, अभी के गो यहाँ पे ऑक्सीजन के गो है, तो कहिए कि 4 गो है, तो 4 गो लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, तो कहिए कि ये है 2 गो है, तो 2 गो लिख दिया। अब ये यहाँ पे के गो है, तो कहिए कि 1 ठो है। तो देखिएगा, हाइड्रोजन 2, एस एगो, यानी सल्फर कितना है, तो कहिए कि एगो। तो 4 2 6 और 1 7, यानी कितना को परमाणु इसमें यूज हो रहा है, तो कहिए कि 7 गो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। भेजा में घुसा कि नहीं घुसा? चलिए, घुस गया होगा। लेकिन हम अभी आपको और बताते हैं
अब बता दें क्या क्या है, H2O है, तो H2O में क्या होगा, आप खुद बताइएगा कि ऑक्सीजन के गो है, तो कि एगो है, ठीक है। और यहाँ के H2, हाँ H के गो है तो दो गो है, तो दो और एक कितना हो जाएगा, तो तीन, यानी ये जल का एटमॉस्फेरिक कितना हो गया, तीन हो गया, बस उसी तरीके से। चलिए अमोनिया को देखते हैं, तो अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन के गो है, तीन गो, नाइट्रोजन के गो है, एगो, तो तीन है कितना हो गया, चार हो गया। अब अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, यहाँ पे अभी आओ और हम लिखते हैं कि किस किस का कितना 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 परमाणुकता होता है जो हम बताते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, वहां पे आपको समझना है। देखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये सभी का परमाणुकता की अगर हम बात बोलते हैं तो सभी का परमाणुकता पता है कितना होता है, तो सभी का परमाणुकता जो होता है वो कितना होता है, तो कहे कि दो होता है। परमाणुता कितना होता है, तो दो होता है। भेजा में घुसा, तो कहीं कि हाँ घुस गया, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज, जिसमें कुछ चीज याद करने वाले भी होते हैं, तो बस वो हमको समझाते हैं। सभी अक्रिय गैस का, सभी अक्रिय गैस का, तो अक्रिय गैस तो पता है कि किसको कहते हैं, से सभी अक्रिय गैस का परमाणुकता कितना होता है, तो सभी अक्रिय गैस का परमाणुकता की अगर बात कर देते हैं, क्योंकि परमाणुकता यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, तो परमाणुकता कितना होता है, तो सभी अक्रिय गैस का परमाणुकता एक होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपसे हम पूछ दिया कि फास्फोरस का यानी P4 का परमाणुकता कितना होता है, तो चार ही होगा। अगर हम पूछ दिया कि सल्फर का परमाणुकता कितना होता है, तो सल्फर का परमाणुकता आपको याद करना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है। तो सल्फर का परमाणुकता कितना होता है, तो 8 होता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आया। तो देखिएगा, इतने सारे चीज हम आपको इतना बताया, और आप खुद बताइए कि क्या इस तरीके से जब आप पढ़िएगा तो क्या आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि वीडियो देख करके आप बहुत तेज हो जाइएगा, नहीं, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, खुद से मेहनत कीजिएगा तभी कुछ हो सकता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसका तो आंसर तो आपको मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। बोला क्या गया है कि साबुन का सह उत्पादन, सह उत्पादन समझते हैं, ये जो फालतू में जो आता है उसको बोला जाता है। जैसे मैं, हम कुछ और बनाना चाहते थे, उसके साथ कोई और आ गया, पिछ लगुआ, जिसको इसको हम ठेठ में क्या बोल सकते हैं, तो पिछ लगुआ बोल सकते हैं। हम लोग की भाषा में इसे बोला जाता है ना कि पिछ लगुआ, तो ये पिछ लगुआ के बारे में पूछा गया है। तो देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर देते हैं, तो देखिएगा, इसको पहले मिटाते हैं, इसको मिटा दें, तो हाँ मिटा दें, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था। अब देखिएगा, साबुन जो है ना, साबुन, साबुन हायर फैटी एसिड का क्या है, तो हायर फैटी एसिड, जैसे सब सब देखिएगा, पहले समझते हैं साबुन को। साबुन को हमको बनाना है, तो देखिएगा, ये साबुन है, तो ये साबुन जो है ना, ये हायर फैटी एसिड, एच, हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड का क्या है, तो ये सोडियम साल्ट है। क्या है, तो क्या कि ये सोडियम साल्ट है। तो कोई समझ में नहीं आया, हम समझाएंगे सभी चीज। अब आपके दिमाग में घूमेगा कि अरे भाई, ये हायर फैटी एसिड क्या होता है, तो हिंदी इसका बता देते हैं कि उच्च बसीय अम्ल। अभी भी समझ में नहीं आएगा, बस खाली केवल समझ गए कि उच्च बसीय अम्ल। ये उच्च बसीय अम्ल क्या होता है, इसका उत्पादन कैसे होता है, तो इसके उत्पादन की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसका उत्पादन कैसे होगा, तो ये वनस्पति से होता है, और किससे होता है, तो पशु से होता है। इतना तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए, हाँ, तो समझ में तो बिल्कुल तरीके से आ गया। तब आपके दिमाग में उठेगा, अच्छा, ये उच्च बसीय अम्ल कौन कौन है, तो उच्च बसीय अम्ल की अगर बात कर देते हैं तो कौन कौन है, तो क्या कि पामीटिक एसिड, पामीटिक एसिड, पामीटिक एसिड, अस्टी अस्टेरिक एसिड, और फिर उसके बाद में ओलेइक एसिड है, ठीक है। अस्टेरिक एसिड, पामीटिक एसिड, और इसके बाद में ये अस्टेरिक एसिड, पामीटिक एसिड, अस्टेरिक एसिड और ओलेइक एसिड, ये सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी आपको हमने बताया कि हायर फैटी एसिड है, हायर फैटी एसिड है। अब देखिएगा, हम आपको समझाते हैं। अब क्या होता है ना साबुन बनाने में कि अब हम हायर फैटी एसिड लिखेंगे तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि ये हायर फैटी एसिड को, हायर फैटी एसिड को किसके साथ में, KOH या NaOH। अब आपका हम क्वेश्चन पूछते हैं कि KOH को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अच्छा, इसका एक और नाम है पता है,
इसका एक और नाम है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका भी एक और नाम है हाइड्रोक्साइड। तो इसका एक और नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। इसको क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। तो पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा किसे बोले, कास्टिक सोडा का सूत्र है, तब को कीजिएगा। यानी कास्टिक सोडा किसे बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब इसको बोला जाता है कास्टिक पोटास। इसको क्या बोला जाता है, तो क्या है कि कास्टिक पोटास। तो पता है, यानी हायर, देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। अभी तो ये पूछा, जिसी तरह अब हम साबुन यहाँ बता देंगे आपको, क्वेश्चन कुछ पूछे एकदम आप चुटकी में उसको उड़ा दीजिएगा। हायर फैटी एसिड को किसके साथ में संयोग कराने पर आपको साबुन बनेगा, इस तरीके से पूछेगा। किसके साथ साबुनीकरण करने पर आपको क्या बनता है, साबुन बनता है। तो आपको ये सब याद रहेगा, पता रहेगा तब तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में संयोग करवाने पर, साबुनीकरण करने पर आपको क्या बनता है, साबुन बनता है। तो अब इसको जब साबुनीकरण करवाएंगे, ठीक है, साबुनीकरण करवाएंगे हम, तो साबुनीकरण करने के पश्चात क्या होता है कि साबुन बनता है, साबुन बनता है। और एक जो उत्पाद आप बोले सह उत्पाद, ये तो आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। और ये आपको ग्लिसरॉल बनता है, ये ग्लिसरॉल बनता है। ये ग्लिसरॉल क्या है, तो कि ये आपका सह उत्पाद है, सह उत्पाद है। देखिएगा, अब आप खुद बताइएगा कि क्या इस तरीके से जब आप देखिएगा तो क्या आपको क्लियर नहीं होंगे सब डॉट। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, तो ले लिया होगा। चलिए अब हम बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तब अभी बताइएगा क्या हो जाएगा, साबुन का सब उत्पाद क्या हो जाएगा, तो क्या कि देखिएगा एक ग्लाइकॉल दिया है पहला ही ऑप्शन, अच्छे से वरना वहां पे निकाल देगा, ठीक है ना। तो ग्लाइकॉल नहीं ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके खुद से लिखना है, तब जाकर के कुछ हो सकता है भाई, वरना पढ़ने के लिए तो लोग बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशतता, देखिएगा शुद्ध कितना परसेंट होता है, शुद्ध यानी कि शुद्ध यानी 100% कितना को बोला, यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो क्या कि 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। अब ये कैरेट क्या है, तो क्या कि सोना का मापने का एक यूनिट है, ठीक है, कैरेट का। इसमें आपकी शादी होगी तो उनके लिए आप लेके जाइएगा ना, लेने जाइएगा ना। अब वो कहता है कि 18 कैरेट का है जी, तो आपको पता पढ़े लिखा रहबे नहीं कीजिएगा, रहिएगा भौन भान, तब फिर तो ठगी देगा सोनार। तो इसी तरीके से आपको बताना है, ठीक है ना। सब पता रहेगा तब आप उनको समझा सकते हैं कि 18 कैरेट का लें कि 22 कैरेट का लें कि 24 कैरेट का लें, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि 24 कैरेट का तो आपको कोई भी आभूषण नहीं बनता है। अब देखिएगा यहाँ पे हम बताते हैं, तो कितना अभी हमने बताया कि 24 कैरेट में कितना परसेंट, तो कहे कि लगभग 100%। तो एक कैरेट में कितना, तो 100/24 कर दीजिए। तो पूछा है कितना में, तो इसलिए 18 कैरेट में, तो 100/24 इंटू कितना हो जाएगा 18। तो काटिए, 6 × 24 6×18, 4 से कितना मरतबी 25 मरतबी, तो 25×75%, यानी 18 कैरेट अगर सोना आपको सोनार से लिए हैं, तब वो आपको सिर्फ 75% आपको दिया है सोना, समझ में आ गया। 75% उसमें ही है, ठीक है, सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का प्रयुक्त होता है, आसान क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी जिंक हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि लोहा का अयस्क कौन कौन सा होता है। अब अयस्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, किसका, तो कहे कि लोहा का। तो लोहा का अयस्क की अगर हम बात कर देते हैं, तो क्या, तो कहे कि मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसका क्या होता है, तो अयस्क होता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट इसका क्या होता है, टाइट इसका क्या होता है, तो अयस्क होता है। लिमोनाइट, लिमोनाइट इसका क्या होता है, तो कहिए कि अयस्क होता है। अब इसका एक और अयस्क होता है क्या, तो कहिए कि आयरन पायराइट। आयरन पायराइट इसका क्या होता है, तो कहिए कि ये अयस्क होता है। समझ में आया, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले ग्रेफाइट को देख लेते हैं। ग्रेफाइट को सबसे पहले हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे पहले मिटाते हैं ग्रेफाइट के बारे में, पूरा थोड़ा सा जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। देखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर नहीं आते हैं, ठीक है। हम आपको खुद बताएंगे, खुद लेकर के आएंगे कि हाँ कैसे हो रहा है सो, ठीक है। हम केवल आंसर टिक लगा देंगे, बुक में नहीं है आंसर दिया हुआ। हाँ, आप खुद टिक नहीं लगा सकते हैं, क्या फायदा होता जब उसे करना ही है। तो देखिएगा, थोड़ा सा इसे मिटाने दीजिए। चलिए अब देखिएगा, इसे हम क्या बता रहे हैं,
साबुन वाला तो बताइए दिया, ये बता दिया, लोहा बता दिया, ग्रेफाइट को देखना। अब देखिएगा ग्रेफाइट की अगर बात कर देते हैं, तो ग्रेफाइट की अगर बात कर देते हैं, ये विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है? ग्रेफाइट की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा, ये ग्रेफाइट की अगर बात कर देते हैं, ये विद्युत का क्या होता है? तो ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? तो कहे कि सुचालक होता है। ठीक है, इसे एक क्या बना जाता है? काला शीशा के नाम से जाना जाता है। काला शीशा के नाम से जाना जाता है, काला शीशा, ब्लैक प्लेट। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं इसे, इसका घनत्व की अगर बात कर देते हैं तो इसका घनत्व कितना होता है? तो कहे कि 2.2 होता है। इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? तो कहे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसी के कारण ये क्या होता है? विद्युत का यह होता है सुचालक होता है। समझ में आया? तो कहे कि हाँ समझ में तो अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं जैसे में क्या होता है, इसका कैसे जुड़ा होता है, जैसे में ये आपका ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। अच्छा, इसका आकार भी लिख देते हैं। इसका आकार की बात करते हैं तो षष्ठ फलकीय होता है, षष्ठ फलकीय होता है। ठीक है, इसका आकार क्या होता है? तो षष्ठ फलकीय होता है। ठीक है, अब देखिए इसको चीजों को थोड़ा समझते हैं। यहाँ इसको इस तरफ करते हैं, देखिएगा आप खुद आप बताइएगा कि किस तरीके से जुड़ा हुआ है। जो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे जुड़ा, ऐसे, अब ऐसे, और ऐसे, और ऐसे। ठीक है, अब ये ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है, अब ये आप चारों तरफ में क्या है? तो चारों तरफ में आपको कार्बन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा तो 6 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 1 6। अब देखिएगा जब हम आपने आपको देखा, यहाँ पे देखिएगा, रुक जाइए, अभी अभी आप पार लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको हम समझा करके थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन कम बनाइए, ठीक है ना, लेकिन आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं तो फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। फिर यहाँ पे देखते हैं तो फिर ऐसे, ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखिएगा कि जैसे कि अगर हम बात कर ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो जब हम इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे में 1 2 3 4 5 6 6 गिन रहे हैं, यहाँ से ऐसे पूरा हो रहा है। और ये इसको, ये वाला को जब हम गिन रहे हैं, ये वाला को, दूसरा को तो गिने तो 1 2 3 4 5 6, इसको भी लेना पड़ा, यानी ये 2 बार आ रहा है कि नहीं? तो कहिए कि जब साझेदारी होता है, तो साझेदारी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो सह संयोजन। जो साझेदारी बंध जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? तो सह संयोजन, क्योंकि ये भी इसको में जुड़ रहा है और ये भी इसमें जुड़ रहा है, गिन रहे हैं तो। ठीक है, यानी तो उसमें कौन सा बंध बन रहा है? तो कहे कि सह संयोजन बंध बन रहा है। समझ में आ गया? तो सह संयोजन बंध। सह संयोजन बंध क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? तो कहे कि साझेदारी होता है, साझेदारी होता है। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो आप खुद तो बता दीजिएगा क्वेश्चन क्या हो गया। सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए अगर हम बात कर देते हैं, आंसर तो समझ में आ गया। अब देखिएगा इसकी और हम तुलना कर देते हैं, इसका कृत्रिम तरीके से कैसे हम बना सकते हैं। कृत्रिम तरीके से इसे एचिंसन विधि के द्वारा बनाया जाता है। एचिंसन विधि के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है कृत्रिम विधि से ग्रेफाइट को। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं कि यानी उच्च बसीय अम्ल या ये सबसे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? तो कि ग्रेफाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? तो चलिए इतना सारा है जो ग्रेफाइट के बारे में आपको जानना है, जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो पढ़ने अगर पीएचडी हासिल करना था तो कुछ बहुत कुछ इसमें जानना है, बट जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं हमें उसके लिहाज से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तो आंसर तो आपको समझ में आ गया कि सहसंयोजक बंधन क्यों होगा। सो चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, तो चलिए मिटाते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया कि नीचे जो अभिक्रिया दिया गया ना है, उस अभिक्रिया को पूरा करते हैं। तो चलिए पूरा करते हैं भाई, पूरा करते हैं। क्या बोला गया है कि Al2O3 है, अच्छी बात है, Al2O3 है और 6HCl है। तो देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं, जब रिएक्शन हो रहा है तो 2AlCl3 बना है। तो ठीक है, अब देखिएगा, अच्छा अभिक्रियाशील तत्व के बारे में जानते हैं। देखिएगा अभिक्रियाशील तत्व के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा अभिक्रियाशील तत्व कौन कौन से हैं जो, ठीक है ना, देखिएगा बताते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, ठीक है, और भी है, बस इतना भी रखिए। यानी ऊपर की ओर जब हम बढ़ेंगे ना, ऊपर की ओर, तो अभिक्रियाशीलता क्या होती है?
तो अभिक्रियाशीलता क्या होती है, तो अभिक्रियाशीलता बढ़ता है। और नीचे जब आते हैं तो अभिक्रियाशीलता घटता है। अब खुद आप बताइएगा कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन, सोडियम की पोटेशियम, तो कहिए कि ऊपर में है तो पोटेशियम। अगर वही आपसे पूछ दिया कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन, कैल्शियम की सोडियम, तो कहिए कि सोडियम। हम आपसे पूछ दिया कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन, मैग्नीशियम की एल्युमिनियम, तो कहिए कि आपको मैग्नीशियम। अब हमने पूछ दिया कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन, कैल्शियम की आयरन, सॉरी ये एल्युमिनियम की ये आयरन, तो कहिए कि एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम है, ठीक है। अब देखिएगा एल्युमिनियम, देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन तो अभिक्रियाशील तो है नहीं, कहीं तो दिखाई दिया है लेकिन नहीं दिया है, ठीक है। और हाइड्रोजन भी और नीचे आता है। अब देखिएगा ये एल्युमिनियम यहाँ पे है ना, तो एल्युमिनियम तो अभिक्रियाशील है, जो कि तुरंत भड़के वाला है आदमी। अब ये देखा यहाँ पे हाइड्रोजन के, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो कम अभिक्रियाशील है। तब जैसे ही इसको देखा, कहा भाई क्लोरीन के साथ में दोस्ती काहे कर ले है, चल हट, वो मेरी वाली है, ठीक है, वो हट, ठीक है ना। तो अब बेचारा ये तो अभिक्रियाशील कम है, इससे कम यानी कम अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन, तब ये बेचारा हट जाएगा ना। लीजिए भाई साहब, आइए आप ही आइए, आप ही पहले आइए। तब ये अल्मोनियम किसके साथ में जुड़ गया, क्लोरीन के साथ में जुड़ गया, ठीक है। क्योंकि क्यों जुड़ा, क्योंकि ये अभिक्रियाशील ज्यादा है, कौन, एल्युमिनियम। यहाँ पे देखिए ना एल्युमिनियम ज्यादा है कि नहीं है, तो कि हाँ ज्यादा तो है। अब लिखे देते हैं नीचे और भी, चलिए और लिख देते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, कनका कनका मांगे आलू जैसा फल है तो सिंगल, ठीक है। अब इतना रखिए, ठीक है। अब देखिएगा ये हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, ये आपको लेड हो गया। ये सभी जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी जो आप देख रहे हैं, तो ये सभी के सभी आपको जो देख रहे हैं अभिक्रियाशील तत्व के बारे में बताया गया, ठीक है। यानी ऊपर बढ़ते जाइएगा अभिक्रियाशील, तो देखिएगा हाइड्रोजन की अगर बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है ना, तो क्योंकि हाँ बिल्कुल है, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो हट जाएगा, ठीक है। अब जब हट जाएगा करेगा भाई, कनका मांगे आलू जैसा फल है तो पर, ठीक है ना, सिंगल, ठीक है। अब देखिएगा इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे हम समझाते हैं जो, अब ये एल्युमिनियम जो है, ये अब हाइड्रोजन तो हट जाएगा क्योंकि अभिक्रियाशील तो कम है ना, देखिएगा यहाँ से तो कम है ना, हाइड्रोजन तो कम अभिक्रियाशील है, ठीक है ना। अब ये कॉपर तो नीचे ही है, इसको तो रहने दीजिए, ठीक है। जहां तक हमें काम है वहीं तक रखते हैं, इसे भी मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इसे भी मिटा दिया, ठीक है। अब यहाँ तक रखिए, और भी है तो वैसा नहीं कि इतना ही है। तो अब ये एल्युमिनियम यहाँ पे आएगा किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा, AlCl3 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अकेले कौन रह गया, हाइड्रोजन तो हट गया, बेचारा के धमका करके भगा दिया। तो इसको तो अब जब हाइड्रोजन को भगा दिया तभी तो बेचारा अकेले है। अब इधर से कौन इधर है, ऑक्सीजन बचल है कि नहीं, तो कि हाँ भाई ऑक्सीजन तो बचा हुआ है। तो अब ये दोनों बोला कि ये भाई हम हूँ अकेले हैं तो हूँ अकेले हैं, दोस्ती कर ले, कर लो, तो कर लेगा। तो दोनों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है, तो कि H2O बनेगा, H2O बनाएगा। अब तो H2O बनाएगा, अब तो समझ में आ गया। तो अब देखते हैं H2O, अब कई लड़के देखेंगे H2O एकदम बर्दाश्त नहीं लेगा उनको, ठीक है ना। अब बर्दाश्त नहीं लेगा, एकदम पहले ऑप्शन में दे करके वो तैयार बैठा हुआ है, जाएंगे खत्म, ठीक है ना। तो H2O लगा दीजिएगा, नहीं, गलत है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अभी हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करते हैं, देखते हैं बैलेंस कैसे होता है। सो देखिएगा, देखिएगा बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर बात कर देते हैं तो एल्युमिनियम कितना है भाई, तो कहिए कि एल्युमिनियम तो यहाँ पे 2 गो है। तो यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन के उस तरफ में देखिएगा कि एल्युमिनियम 2 गो है, तो कहिए कि हाँ भाई एल्युमिनियम तो 2 गो है, तो ये तो सही है। ऑक्सीजन की बात कर देते हैं तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो कहिए कि 3 गो है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो कहिएगा कि 3 गो है, ठीक है। और इधर तो है नहीं। और इधर ऑक्सीजन की अगर बात कर रहे हैं तो अभी कितना है, 1 ही गो है, 1 ही बना है ऑक्सीजन। तो यानी 3 गो ऑक्सीजन हमें बनाना है, तो यहाँ पे 3 से अगर कर देते हैं गुना, 3 यहाँ पे कर देते हैं तो 3 गो ऑक्सीजन बन जाएगा, तो कि हाँ हो तो जाएगा। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो कि 6 गो है। इधर हाइड्रोजन अभी देखिएगा 3 दूनी के 6 हो गया ना, अरे 3 दूनी के 6 हो गया ना, अब बराबर हो गया, ठीक है। अब सब का सब बराबर हो गया। क्लोरीन भी इधर कितना है, तो कि क्लोरीन इधर 3 गो है, देखिएगा। देखिएगा क्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पे 3 गो है, अब यहाँ से 2 आगे पे है तो 3 दूनी के 6,
6 क्लोरीन हो गया। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 6 गो है, तो देखिएगा 6 गो यहाँ पे भी क्लोरीन है, और आगे जो है लगा हुआ है ना 6 क्लोरीन हो गया, यानी सभी के सभी रिएक्शन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 3H2 होगा। 3H2 क्यों होगा, समझ में आया? यही वाला हम टिक लगा के भाग जाते हैं, कुछ पता चलता नहीं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? काफी आसान क्वेश्चन है। कौन सी होती है, तो ब्रोमीन जो होती है, एकमात्र ऐसा है जो क्या होता है कि कमरे के ताप पर ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सब घड़ी भारी भारी क्वेश्चन देगा। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना है, जो भारी रहेगा क्वेश्चन वहां पे हम खुद बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है को देखना है। ठीक है, इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, बिल्कुल। देखिएगा, अगर बात कर देते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, तो ईथ। हम लोग पीते क्या है, मतलब कि जो लोग पीते हैं, इंसान कौन सा पीता है, तो कहे कि इथेनॉल ही पीता है। ठीक है, ये पीता है ना, ये पिएगा तो आदमी मर जाएगा। ठीक है ना, मिथेनॉल पिएगा तो खत्म, उसकी खिस्सा खत्म। देखिएगा, इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, बिल्कुल। शराब तो आपने देखा ही होगा, तो बिल्कुल सही है, हमें गलत पूछना है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहा जाता है, अभी हमने बोला कि यही वाला लोग पीते हैं, ये भी खत्म, ये सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। इथेनॉल का प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है, तो ये भी सही है। इथेनॉल जल में घुलता नहीं है। अच्छा, लोग शराब पीते हैं तो क्या जल में नहीं घुलता है? जी बिल्कुल घुलता है, हमें गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यही 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात कर देते हैं, तो देखिएगा ये होता है, इधर की अगर बात कर देते हैं तो अम्लीय, 7 के इधर आइएगा तो अम्लीय, और 7 के ऊपर जाइएगा तो क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। तो इसका पीएच मान की अगर बात बोलते हैं, तो इसका पीएच मान 10.5 होता है। इसका पीएच मान कितना, तो ये तो क्षारीय है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे भी छाट सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो 7 के आसपास में ऐसे भी छाट सकते हैं, तो 14 काफी ज्यादा है, तो इतना क्षारीय नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको छाट करके भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला गया कि शुद्ध सोना कैरेट, अभी हमने देखा कितने कैरेट का, तो 24 कैरेट का। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, इस पर टाइम बिल्कुल नहीं देना। बेकिंग सोडा, सोडियम। अब देखिएगा, बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है धोने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहे कि खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और एक क्या होता है, क्या, धोने वाला सोडा। ठीक है, धोने वाला सोडा। अब दोनों को थोड़ा सा बढ़िया से देखना है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, और ये धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। ठीक है, 10-10 उंगली हम लोग धोने में लगाते हैं ना, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ये क्या हो गया, इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है, तो कहे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई कार्बोनेट बोला जाता है। इसको सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोला जाता है, तो कहे कि सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। कार्बोनेट, कोई दिक्कत है? अब देखते हैं ऑप्शन में क्या बोला गया है। तो सोडियम के बाद में फिर बोला गया कि और क्या, तो हमने क्या बोला कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट तो नहीं होगा, तो कार्बोनेट तो धोने वाला हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ये हाइपोक्लोराइड बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखिएगा, ये क्या बोला गया है कि गैमेक्सिन, ये गैमेक्सिन और डीडीटी और ये ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। अब पहले तीनों को समझना है। ठीक है, केवल आंसर को टिक लगा करके मत जाइएगा। ठीक है ना, तो पहले चीजों को समझ जाइए। गैमेक्सिन की अगर हम बात कर देते हैं, तो गैमेक्सिन गैमेक्सिन का सूत्र की अगर बात कर देते हैं, पहले ये गैमेक्सिन है क्या, पहले सूत्र इसका लिख लेते हैं। तो C6H6, ठीक है, C6H6Cl6 इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ये गैमेक्सिन है क्या है, तो ये अब इसमें प्रमुख जो है, इसमें प्रमुख कौन सा है, तो कहिए कि प्रमुख आपका क्लोरीन है। प्रमुख आपका क्लोरीन है। ये क्या है, तो कहिए कि ये कीटनाशक है। कीटनाशक है। कीट क्या है, तो कीट
कीटनाशक है। ये नहीं, जो ये गैमेक्सिन जो आप देख रहे हैं ये क्लोरीन युक्त क्या है, तो कीटनाशक है। आपने यहाँ पे देखा क्लोरीन इसमें प्रमुख क्या है, तो कहे कि क्लोरीन, एक क्लोरीन युक्त क्या है, तो कीटनाशक है गैमेक्सिन। समझ में आ गया, तो कहे कि हाँ समझ में आ गया। अब आपके पास में एक और क्वेश्चन है, बस बच गया क्या, कि डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है। तो डीडीटी का पूरा नाम आप लिखिएगा, ठीक है ना। डाइक्लोरो, आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हम बोल रहे हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा सूत्र की बात करते हैं तो C14H9Cl5 इसका क्या होता है, सूत्र होता है। और इसमें भी प्रमुख कौन सा है, तो प्रमुख आपका ये क्लोरीन है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरीन। इसमें भी प्रमुख आपका क्या है, तो क्लोरीन है। अब आपका क्या बच गया, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे CaOCl2 इसका क्या होता है, तो ये सूत्र होता है। अब खुद देखिएगा कि सभी में आपको क्लोरीन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, खुद बताइएगा, है कि नहीं। तो यही पूछा गया है कि महत्वपूर्ण यौगिक किसका है, तो किसका है, तो क्लोरीन का है। तो यही चीज को अगर टिक लगाते कौन फायदा करता जी, नहीं ना। तो ठीक है, तो अब खुद बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, नहीं लगता है, कुछ अगर सुझाव होगा तब भी बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता होगा भाई तो शेयर वगैरह कीजिएगा, क्योंकि चैनल काफी ज्यादा छोटा है, मतलब जितना हम इनपुट देते हैं ना उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। और सेशन के बारे में बताइए कि सेशन कैसा लगता है आपको, सब खराब लगता होगा तो भी बताइएगा, क्योंकि अगर आप कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ऐसा बात थोड़ी नहीं है कि एकदम हम जट्ठा बांध करके बैठे हुए हैं कि नहीं भाई हम करवे नहीं करेंगे, ठीक है। तो जरूर शेयर वगैरह कीजिएगा, और बस यही कहेंगे भाई कि अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ते रहिए। यहाँ हमदर्दी कुछ नहीं रखा हुआ है दोस्त, कुछ नहीं रखा हुआ है। ऐसा लगता हो कि यार वो रुस गया, वो फूल गया, अरे भाई सब रुसना फूलना सब दिन का सबका लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप दोनों की लीवर किडनी पे फड़वा निकाल करके दे दीजिएगा ना सामने वाला का, तो ये वो खुश ना होगा, ठीक है ना। तो खुश नहीं होगा तो काम खत्म कीजिए, आप अपना जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो बस यही कहेंगे दोस्त कि पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए, और पूरी आक्रामकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। नीति मेरी रहेगी, नियति आपकी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।